नमस्कार, मैं रविश कुमार। अब लग रहा है कि मनमोहन सरकार कोमा में है और समझदार मंत्रियों ने आईसीयू से भागने का जुगाड़ कर लिया है। होता है, आप देश के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आईसीयू से भागकर जान बचाने और अच्छे डॉक्टर की तलाश में दूसरे अस्पताल में जाने वाले कई मरीज मिल जाएंगे। इस चक्कर में कई मरीज का भला हो जाता है और कुछ का नुकसान भी। सीमेंट के इन खंभों की जगह कभी किसानों की फसलें खड़ी रहा करती होंगी। जिस जमीन से किसानों की कई पीढ़ियां पल गईं, उस जमीन से किसानों को एक मुश्त मुआवजे की राशि देकर हमेशा के लिए बेदखल किया जा रहा है। ये कोई आज से नहीं हो रहा। देश के तमाम हिस्सों में कॉरपोरेट और सरकारें मिलकर विकास के नाम पर योजनाएं चलाती हैं और बेदखल किसान होता है। क्या यह बजट चिदम्बरम के 2008 के चुनावी बजट की तरह ही चुनावी रहा? अगर चिदम्बरम ने चुनावी योजनाओं पर दिल खोलकर पैसे नहीं बरसाए, तो क्या उन्होंने बाजार को खुला मौका दिया है? जो बजट पेश हुआ है उसमें 2014 की तैयारी कितनी है और 2013 की मजबूरियां कितनी? पहले से चल रही जिन योजनाओं में चिदम्बरम ने पैसे दिए हैं, वे पहली नजर में बढ़े हुए तो लगते हैं, मगर मुद्रास्फीति और पिछले बजट से तुलना करने पर बहुत ज्यादा नहीं लगते। कॉरपोरेट और सरकार वाकई जब हाथ मिला लें तो सब कुछ फास्ट हो जाता है। ये कागज प्रमाण है कि 2 जुलाई को मुकदमा जीतते ही प्रशासन ने रिकॉर्ड से किसानों के नाम बदल दिए, नए मालिक का नाम लिख दिया, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इस पर हमारा नाम काट कर मूल काश्तकार का नाम देवदत्त करू का नाम काट करके यहाँ दे रही है, नाम खारिज करके यमुना एक्सप्रेस। ये पढ़ लीजिए। सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है, तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से एक तरफा है। इसे संतुलित करने के नाम पर सरकार की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया है। इसे संतुलित करने के नाम पर सेकुलर मोर्चा के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया गया है और इसे संतुलित करने के नाम पर किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को भी नहीं बुलाया गया है। इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो विस्थापित हुए, जो कश्मीर के हिंदू हैं, जो पंडित कहे जाते हैं, जैसे हम समझते हैं। नेताओं के बयानों ने माहौल बनाया है कि ऐसा सोचा जाना, ऐसा बोला जाना गलत नहीं है, तुम बोलो हम देख लेंगे। जिस तरह से एक समुदाय विशेष को लेकर जहर उगला गया है, उसके असर में यह स्वाभाविक है कि कोई नौजवान उसकी चपेट में आ जाए। जब पूरा सिस्टम इस तरह की सोच को आगे जाने का रास्ता देने लगे, तब किसी के भीतर से भी यह डर खत्म हो सकता है कि ऐसा करने से समस्या नहीं होगी। जेपी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, संपूर्ण क्रांति एक पिटा हुआ नारा है। इसकी मिसाल है ये छपरा का जेपी यूनिवर्सिटी। जब जेपी के नाम पर एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता जेपी के नाम का इस्तेमाल करेंगे और अब मूर्ति बनाने का नाम लेकर दंगा करवाएंगे। 1990 में सिवान, गोपालगंज और छपरा जिले के लिए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 27 साल बाद भी यह विश्वविद्यालय बिहार की शिक्षा के नक्शे पर कहीं नजर नहीं आता। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी NIRF की रैंकिंग में तो इसका नाम भी नहीं है। आवश्यकता है ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो नेहरू और भगत सिंह पर गलत सलत जानकारी रखता हो या ऐसी जानकारी रखता हो जिसे गलत तरीके से पेश किया जा सके। ऐसे किसी योग्य को तुरंत उन लोगों से संपर्क करना चाहिए जो प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रिसर्च करते हैं, या फिर सीधे प्रधानमंत्री से ही संपर्क करना चाहिए। जरूरी है कि योग्य व्यक्ति इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता हो या फिर वही जानता हो जो इतिहास में ही ना हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू और भगत सिंह स्थायी चैप्टर हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू के बारे में इतना झूठ आता है कि आप सही करते करते थक जाएंगे और खुद को झूठा साबित करने लगेंगे। आप सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक बार तो सही कर देंगे लेकिन बार बार गलत जानकारियां आती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलने वाली जानकारी आ जाएगी, इसकी कल्पना आराम से की जा सकती है। मैंने तो की थी और हो गई ये बात। कर्नाटक चुनाव में ही जिस तरह से नेहरू का जिक्र आया
और उसकी आलोचना हुई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने नेहरू और भगत सिंह को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के यहां भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी इतिहास की गलत जानकारी को लेकर काफी निरंतरता मिलती है, संबंध मिलता है। ममता बनर्जी की सरकार ने बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को अरेस्ट कर ठीक नहीं किया है। इससे मोदी सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने का उनका दावा खोखला साबित होता है। चुनाव में हंसी मजाक चलता है, चलते रहना चाहिए। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर भले ही कानून का जामा पहनाया जा रहा हो, मगर है शर्मनाक। किसी नेता को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि मीम बनाने पर जेल भिजवा दें। सोचिए, 15 जून से लेकर 27 जून के बीच देश भर में सिर्फ 3 शहर में, कोयंबटूर, बड़ौदा, दिल्ली, रोहतक, 3 जगहों को मिलाकर सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए दम घुटने से 14 लोग मरे हैं। ऐसे समाज में आप उम्मीद करें कि वो 54,000 मैंग्रोव के पेड़ काटने से बेचैन हो जाएगा। आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वो समाज व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज फॉरवर्ड करता रहे। 5 साल स्वच्छता का सघन अभियान चला, उस हालत में भी बदलाव नहीं आया जिससे ऐसी मौत रुके। सरकार हमेशा ही गंभीर होती है, यह सरकार की सबसे अच्छी बात है। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहे और ना ही किसी को उकसाएं। लड़े ले गरीबवा पे कमवा ही ले ले